नमस्कार। आज हम इतिहास में जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है मौर्य साम्राज्य, उस टॉपिक के तहत कल तक हम लोगों ने आपके अशोक के विषय तक आए थे। अशोक पूरा नहीं हो पाया था, अशोक के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज उसी से आगे हम देखते हैं कि अशोक की उपलब्धियां अशोक के विषय में, और फिर इसके बाद मौर्य प्रशासन और मौर्य राजतंत्र जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी कैसी थी, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अशोक के विषय में मैंने आपको बताया था कि अशोक का टाइम पीरियड 273 से लेकर 232 BCE तक था। BC पिता का नाम बिंदुसार था और यह शासक बनने के पूर्व जो है उज्जैन का राज्यपाल था। और उज्जैन का राज्यपाल था, तो जब वहाँ पर तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो इसके पिता इसको जो है वहाँ पर 2 बार, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ और 2 विद्रोह में एक बार इसके पिता इसको फर्स्ट टाइम जो प्रथम विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने के लिए इसको भेजा था अशोक, जो प्रथम विद्रोह था। और जो दूसरी बार विद्रोह हुआ तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए उसने सुसीम को भेजा था। ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों इसके पुत्र, इनके आपके बिंदुसार के पुत्रों के विषय में जब पता चलता है तो इसमें एक सुसीम नाम आता है, एक विकताशोक नाम आता है, एक अशोक नाम आता है। ठीक है, ये इनके पुत्र हैं। तो पहला विद्रोह तक्षशिला का अशोक ने दबाया था और दूसरा विद्रोह सुसीम ने दबाया था। अब हम आते हैं कि अशोक के विषय में, तो इसका टाइम पीरियड आपका 273 से 232 तक था और इसको विभिन्न नामों से भी, इसका विभिन्न नामों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। एक उल्लेख आपका अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, यह उल्लेख आपका पुराण, और पुराण में भी आपका विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, यहाँ पर इसका अशोक वर्धन नाम मिलता है। अशोक नाम जो है इसका, ये कहाँ से प्राप्त होता है? एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। अशोक नाम जो है आपका मास्की से, गुर्जरा से, नेतूर से, और उदय गोलन से, उदय गोलन, यहाँ से ये प्राप्त होता है। मास्की ये भी आपका कर्नाटक में पड़ता है, गुर्जरा आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, नेतूर और उदय गोलन, ठीक है, और ये भी आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। यहाँ से हमको प्राप्त होता है क्या नाम? अशोक नाम। अशोक वर्धन नाम कहाँ से प्राप्त होता है? वो विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और मैंने आपको कहा कि दीपवंश में इसे उज्जैनी करमोल के नाम से भी पुकारा गया है। उज्जैनी करमोल, ये कहाँ पे है? दीपवंश में। ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, वहाँ उज्जैनी करमोल के नाम से इसे पुकारा गया है। इसके साथ साथ इसकी एक प्रमुख उपाधि थी प्रियदर्शी उपाधि, ठीक है। इस उपाधि के विषय में सबसे पहले प्रियदर्शी का आपका जो नाम की चर्चा जेम्स प्रिंसेप ने की थी, ठीक है। इसके बाद
इसके 12वें और 13वें शिलालेख में एक इसका उपाधि का नाम होता है 12वें प्लस 13वें शिलालेख में देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, ये उपाधि यहाँ पे प्राप्त। इसके साथ साथ भब्रू बैराट, ये जयपुर में पड़ता है, भब्रू बैराट, यहाँ पर इसको देवानाम प्रिय, यहाँ है प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी राजा कहा गया, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका रुमिनदेई, रुमिन नेपाल की तराई में है, रुमिनदेई, निगलीवा, निगलीवा और गिरनार, ये गिरनार, ये आपका गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र के क्षेत्र पर। इन तीनों अभिलेख में इसको क्या कहा गया है, देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा, प्रियदर्शी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आपको रुमिनदेई, निगलीवा और गिरनार, ठीक है। और आपके भब्रू में भी जो भब्रू अभिलेख है, यहाँ पर इसको मगध का राजा भी पुकारा गया है, मगध का, ठीक है। अब आप इसके विषय में पूरा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अशोक वर्धन विष्णु पुराण में, अशोक नाम मास्की गुर्जरा नित्तूर उदय गोलन में, दीपवंश में उसे उज्जैनी करमोल के नाम से पुकारा गया। 13वें 12वें और 13वें शिलालेख में आपको देवानाम प्रिय, इसका जो था उसको कहा गया। भब्रू बैराट, यहाँ पे वैसे यहाँ बैराट ही है, भब्रू नहीं, भब्रू बैराट दोनों मिलाकर, लेकिन यहाँ बैराट जो है उसमें प्रियदर्शी राजा कहा गया। रुमिनदेई, निगलीवा और गिरनार में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी राजा, यानी कि दोनों को मिला दिया गया, से संबोधित किया गया। भब्रू में इसे मगध का राजा कहकर पुकारा गया। इतनी उपाधियां इसे प्राप्त। इसके बाद हम आते हैं इसके पारिवारिक जीवन के विषय में। इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा मुझे सूचित करें कि इसको आकांक्षा जी, आकांक्षा जायसवाल जी, हमने कहा आपने लिख लिया? हाँ लिख लिया। ठीक ठीक। इसके बाद पारिवारिक जीवन के विषय में मैंने, इसके विषय में हम लोग जानते हैं इसने 5 विवाह, इनकी 5 रानियों का जिक्र मुझे प्राप्त होता है, 5 रानी, ठीक है। उन रानियों के विषय में आप देख लीजिए, एक है महादेवी, दूसरा आपका करुवाकी, तीसरे हैं अशंधिमित्रा, मित्रा, और फिर इसके बाद है पद्मावती, और इसके बाद आपका तिस्य रक्षा या तिस्य रक्षिता भी कहा गया है इनको, इनका उल्लेख हमें प्राप्त। इसकी एकमात्र ये रानी करवाकी का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्त, और इसी प्रयाग प्रशस्त में इसके बेटे तीवर का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अशंधिमित्रा इसकी अग्र महिषी थी, प्रिय रानी के रूप में।
अग्र महिषी, इन रानियों में, ठीक है। लेकिन इसके शासनकाल के 26वें वर्ष जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसने तीस रक्षा को अग्र महिषी बनाया, अग्र महिषी बनाया, ठीक है। इसके पुत्रों में एक प्रमुख पुत्र आपके कुमार का उल्लेख प्राप्त होता है, और इसी के साथ साथ संघमित्रा, जिसको इसने बौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और इसकी एक पुत्री चारुमती का भी उल्लेख प्राप्त होता है, पुत्री जो है चारुमती का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके विषय में आप ये जानकारी रख लीजिए। अब इसने क्या किया, अशोक अपने शासनकाल 273 ईस्वी में ये गद्दी संभाला है। कहा जाता है कि दीपवंश महावंश या सिंघली अनुश्रुति ये बताती है कि इसने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। और 269, इसको ध्यान में रखिएगा, 269 और 273 में गद्दी प्राप्त किया, लेकिन इसने राज्याभिषेक कब करवाया, 269 में। गद्दी प्राप्त किया 273 BC में, ठीक। राज्याभिषेक 269 BC, ठीक है। कलिंग का युद्ध इसके जस्ट 8 साल बाद, कलिंग का युद्ध जो भयानक युद्ध आपको पता भी है, इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और घायल हुए थे। ये युद्ध हुआ था 261 BC, और इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यह युद्ध हुआ, और 9वें वर्ष इसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय प्राप्त होता है, दीपवंश महावंश कहता है 9वें वर्ष, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, इसको दीपवंश प्लस महावंश इसे कहता है कि पहले निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने इसमें दीक्षित किया। उसके बाद मुगल पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर यह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। मुगल पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर यह पूर्ण रूप से क्या बन गया, बौद्ध भिक्षु। इसके साथ साथ आपको अन्य स्रोतों से जो हमें पता चलता है, एक स्रोत आपका है कि इसको हेनसांग का उसने कहा कि उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और एक स्रोत आपका कहता है दिव्यावदान कहता है कि बाल पंडित और समुद्र, उसका नाम है बाल पंडित प्लस समुद्र ने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, ठीक। आप वैसे ज्यादा मान्य मत जो है निग्रोध और मुगल तिष्य का ही, ठीक है। उसके बाद हेनसांग का विवरण आपको गुप्त कहता है, दिव्यावदान कहता है बाल पंडित और समुद्र ने इसे दीक्षित किया, ठीक है। ये 8वें वर्ष इसके कलिंग राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध संपन्न हुआ था, ठीक है। 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख के आसपास बंदी बनाए गए थे, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अशोक के शिलालेख।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न अभी तक आ चुके हैं और आने की संभावनाएं काफ़ी बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए आप शिलालेख का अध्ययन ज़रूर करिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको रट डालिएगा। अशोक के शिलालेख क्या थे और उसके उन शिलालेखों के द्वारा उसके वैदेशिक संबंधों के, उसके राज्यों के विषय में, उसके द्वारा अधिकारियों के विषय में। अशोक का शिलालेख जो है एक अपने शासन प्रशासन को, ठीक है, वो शिलालेख के द्वारा जनता को संबोधित करने का एक नया उसने निकाला था। ठीक, कि शिलालेख के द्वारा जनता को अपनी नीतियों के विषय में अवगत कराने का था। तो इनके जो शिलालेख थे, ठीक है, एक पहले कई भागों में बटे हुए हैं, जो लेख है वो कई भागों में बटे हुए हैं। एक है शिलालेख, इस शिलालेख को बृहद शिलालेख भी कहा गया है, बृहद शिलालेख। ठीक, दूसरा आपका लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। तीसरा आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। और फिर चौथा आपका लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। और पांचवा आपका गुहा लेख, गुहा। ठीक, ये 5 प्रकार के इनके हमको प्रस्तर पर लेख मिलते हैं। ठीक है, एक का बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा स्तंभ लेख, चौथा लघु स्तंभ लेख और पांचवा गुहा लेख। ये 5 प्रकार के हमको प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो शिलालेख है, ठीक है, वो शिलालेख एक प्रस्तर पर, बड़े पाषाण खंड पर, उस पे 14 लेख 1 से लेकर 14 तक 14 लेख अंकित है, बृहद शिलालेख। अब इसकी हम चर्चा करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं और से एक से लेकर 14, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने लेख इस पे मिलते हैं। किस पे? एक पाषाण खंड पे। मान लीजिए मान लीजिए ये पाषाण खंड है, ठीक, इस पाषाण खंड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये अपनी नीतियों को यहाँ पर, ठीक है, या राज्य के प्रशासन के विषय में जो भी इसको कहना था वो 1 2 3 4 करके, ये कितने हैं? 14। ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त। इसमें से जो 11वां 12वां 13वां, पहले 8 स्थान की चर्चा मैं कर लेता हूं आपको। एक स्थान आपका है शाहबाज गढ़ी, यहां से प्राप्त हुआ है। दूसरा मान सेहरा, मान। तीसरा आपका कालसी। चौथा गिरनार, ठीक। पांचवा धौली, या आपको धौली रहने दें। पांचवा सोपारा। छठा आपका एर्रगुडी, एर्रगुडी, ये छठा। और 7वां आपका धौली। 8वां आपका जौघर, जौघर, ठीक है।
ये बृहद शिलालेख, इस पे 14 लेख 1 2 3 4 इस तरीके से अंकित है और इस पे शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, शोपारा, इर्रगुड़ी, धौली और जौगढ़ इन 8 स्थान प्राप्त हुए हैं। अब इसके विषय में आप लोग अंकित करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। शहबाजगढ़ी वो पेशावर में है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेशावर, पाकिस्तान का जो क्षेत्र पेशावर। मानसेहरा वहाँ का हजारा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का क्षेत्र, वहाँ पर। कालसी आपका देहरादून, गिरनार आपका गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र जो है, सौराष्ट्र। शोपारा महाराष्ट्र का थाने क्षेत्र, ठीक है। इर्रगुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, ये वहाँ की करनूल जो डिस्ट्रिक्ट है, करनूल, वहाँ पे इर्रगुड़ी है, ठीक है। धौली और जौगढ़ आपका गंजाम ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट। धौली आपका पुरी, ये भी उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा। अब इसके विषय में आपको पता हो गया कि ये 8 स्थान कौन कौन से हैं और उन स्थानों से ये हमारे बृहद शिलालेख अशोक के द्वारा जो आदेशित थे, लिखे गए थे आदेश, ठीक है, वो यहाँ पे हमको प्राप्त होते हैं। ये जरूर याद रखिएगा। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है, मानसेहरा कहाँ पे है, कालसी कहाँ पे है, गिरनार कहाँ है, शोपारा था, इर्रगुड़ी, धौली कहाँ। अब यहाँ एक चीज आपको मैं बता दूं, 11वां 12वां 13वां ये 3, कौन सा? 11 12 13, ये तीनों जो लेख हैं वो यहाँ पे नहीं प्राप्त होते। कहाँ? धौली और जौगढ़ में, ठीक है। और बाकी सब यहाँ से लेकर सब 14 यहाँ पे मिले हैं आपको, 6 स्थान पर मिले हैं, लेकिन वहाँ पे 10 ये और 14वां मिला है, लेकिन 11वां 12वां 13वां लेख धौली और जौगढ़ पर नहीं मिला। वहाँ कलिंग के विषय में एक पृथक बातें यहाँ लिखी गई है, ठीक है। और वो पृथक बातें जो लिखी गई है, इसीलिए इसको पृथक शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। धौली और जौगढ़ को पृथक शिलालेख के नाम से जाना जाता है, पृथक शिलालेख, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 11वां 12वां 13वां लेख इस पे प्राप्त हुई है। अब हम आ जाते हैं, बाद में मैं चर्चा करूंगा कि हाँ क्या है। अब हम इसके लघु शिलालेख के विषय में आ जाते हैं। दूसरा आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, लघु शिलालेख। इसके लघु शिलालेख विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, करीब 14 के आसपास स्थान हैं, और भी है, अब तो बढ़ गए हैं। ये लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? अब हम उत्तर में पहले शुरू करते हैं। पहला एक है सहसाराम, ठीक, ये कहाँ पे है? बिहार में। दूसरा अहरौरा, ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे होगा। तीसरा आपको भब्रू बैराट, यह जयपुर, पता ही होगा, राजस्थान। फिर आपका आ जाता है रूपनाथ, मध्य प्रदेश का जबलपुर,
एमपी। ठीक, इसके बाद गुर्जरा, गुर्जरा ये आपका दतिया, मध्य प्रदेश का कौन सा, दतिया। ठीक, इसके बाद आपका सारो मारो, सारो मारो यह मध्य प्रदेश के सीहोर, सीहोर वो भी मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका पनगुडरिया, पनगुडरिया या शहडोल, शहडोल। ठीक, यह भी एमपी में। इतना देख लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं उसके बाद आप देखिए कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर है मास्की, मास्की। ठीक है, यहाँ हम कर्नाटक ऊपर लिख दे रहे हैं, इसमें कई हैं इसलिए आप ध्यान रखिए। कर्नाटक के क्षेत्र में क्या है, मास्की, वहां के रायचूर जिला में। ठीक है, मास्की, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी वहां के चित्तलदुर्ग जिला में। चित्तलदुर्ग जिले में। उसके बाद आपका सिद्धपुर, सिद्धपुर यह भी ब्रह्मगिरी के पास में ही है। ठीक है, ब्रह्मगिरी के पास में। जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर यह भी आपका इसी ब्रह्मगिरी के पास में। ठीक है, इसके बाद नेत्तूर, नेत्तूर और उदेगोलन, उदेगोलन यह भी कर्नाटक में ही आपका है। ठीक है, एक नेडोगोलन आपका गुलबर्गा में पड़ जाएगा, गुलबर्गा, और नेत्तूर भी उसी आसपास कोई एक क्षेत्र है। ठीक है, ये आपके कर्नाटक का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में यहां पर क्या है, एर्रगुडी, एर्रगुडी ये कर्नूल वहां पे डिस्ट्रिक्ट है, कर्नूल वहां पर। ठीक है, फिर एर्रगुडी के बाद आपका राजूल मंडगिरी, राजूल मंडगिरी यह भी आपका कर्नूल में ही है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपका एर्रगुडी हो गया, राजूल मंडगिरी हो गया, पालक गुंडी, पालक गुंडी यह भी आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद आपके एक यहाँ और लिख लीजिएगा, सन्नाती, सन्नाती यह भी कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, उडेगोलन और सन्नाती। ठीक है, एर्रगुडी, राजूर मंडगिरी, पालक गुंड, और यहाँ पे एक और स्थान है। बहरहाल इतने स्थानों से आपके लघु शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण आपका मास्की का है, बहुत महत्वपूर्ण है, एर्रगुडी का महत्वपूर्ण है। ठीक है, और बाकी अगर आप नाम याद रखें, क्योंकि यहाँ से बहुत पूछा जाएगा कि यह किस स्थान पे पड़ता है या किस स्टेट में पड़ता है, यही पूछे जाने की संभावना यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं
इसके लघु शिलालेख के बाद स्तंभ लेख के विषय में। स्तंभ लेख, यह एक स्तंभ पर लेख, ठीक है। यह स्तंभ लेख 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं और 7 लेख लिखे हुए हैं। स्तंभ लेख में कितने लेख हैं? 7 लेख। और कहाँ से प्राप्त होते हैं? 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। जहाँ वहाँ 14 लेख हैं 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं, यहाँ 7 लेख हैं और 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला आप देखिएगा, पहला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। दूसरा आपका है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। तीसरा आपका है प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग, ठीक है। चौथा आपका है चौथा आपका लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। पांचवा आपका है लौरिया अरराज, लौरिया अरराज। छठा आपका है रामपुरवा, राम, ये 6 है, ठीक है। इसमें से दिल्ली टोपरा ये हरियाणा में पड़ता था, टोपरा। ये मेरठ आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद में। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया राज और रामपुरवा ये चंपारण में, बिहार के चंपारण में, चंपारण, ठीक, बिहार। यहाँ से एक बात और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली टोपरा ही एक ऐसा स्तंभ लेख है जहां पर ये 7 लेख मिले हैं और शेष में 6 लेख प्राप्त होते हैं, 6 लेख। इसको दिल्ली टोपरा कैसे कहा गया, दिल्ली मेरठ कैसे कहा? मेरठ में था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा से दिल्ली लाकर स्थापित किया और इसे मेरठ से दिल्ली लाकर स्थापित किया। इसीलिए दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ नाम इसको जाना जाता है। प्रयाग जो है लेख, ठीक है, इसी लेख पर आपको समुद्रगुप्त का, इसी पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यहाँ पर भी मिलेगी, ठीक। और इसी जगह आपको जहांगीर का भी एक लेख मिलेगा, जहांगीर का लेख इस प्रयाग स्तंभ लेख पर, ठीक है। और शेष आपके लौरिया नंदनगढ़, लौरिया राज और रामपुरवा। रामपुरवा पर बैल की आकृति बनी हुई है, शीर्ष पर बैल की आकृति, ठीक है। ये आपके स्तंभ लेख हो गए। अब हम आते हैं लघु स्तंभ लेख पर। मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख इसके जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सांची, दूसरा सारनाथ, तीसरा कौशाम्बी, ठीक है।
यहाँ से इसके लघु स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं और फिर आपके गुहा लेख, गुहा मतलब जो पर्वतों में गुफाएं थी वहां पर गुहा लेख बनाए गए थे। तो वहाँ आपके बिहार में दो पर्वत है, एक आपके बराबर पहाड़ी और दूसरा है नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, जो बराबर पहाड़ी है इस पहाड़ी पर अशोक ने गुफाएं बनवाई थी। जो नागार्जुनी पहाड़ी है इस पे इसके उत्तराधिकारी थे दशरथ। ठीक है, दशरथ ने बनवाई थी, दशरथ। और यहाँ पर अशोक